नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किए हैं और उसके बाद ईरान ने उसका रिटेलिएशन में जवाब दिया है। तो चीज़ें यहाँ तक पहुँची कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी पिछले अराउंड 2 वीक से बहुत सारी मीटिंग्स और सेटलमेंट्स के लिए मीटिंग्स चल रही थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। और इसकी मीडिएशन या इसका जो मीडिएटर था वो था ओमान। और अटैक से 8 घंटे पहले ओमान गवर्नमेंट ने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट भी किया था कि जो भी शर्तें थी अमेरिका की, ईरान ने सभी शर्तें मान ली और इनकी सेटलमेंट होगी है। पर उसके बावजूद अटैक हुआ, तो अब इसके बाद क्या बात और हुई उसकी जानकारी अभी नहीं है। उसके बाद अमेरिका का जो प्लान था कि हम फर्स्ट वेव में ही ईरान की जो मिलिट्री है, उसकी जो टॉप कमांड है या जो भी उसके चीफ हैं, उनको हम अटैक करेंगे और डिसमेंटल कर देंगे। जो ईरान की जो खमैनी है और उसकी जो पूरी लीडरशिप है, उसको फर्स्ट वेव में ही निकाल देंगे। और मतलब जो भी ईरान में मुख्य मुख्य आदमी है, जो जो इस रजीम के टॉप लीडर्स हैं, उन सभी को हम मार देंगे और उसके बाद वहाँ का तख्ता पलट कर देंगे। उसमें वो कुछ हद तक मतलब कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने ईरान का डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी चीफ और जो चीफ जस्टिस ऑफ ईरान कोर्ट है, उसको भी पहली वेव में ही मार दिया। और ये सब होने के बाद ट्रम्प आए और जो राष्ट्र को अपने अमेरिका में जो संबोधित कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे नारे लगते हैं ईरान में, डेट टू अमेरिका, अमेरिका इज एन इवल, मैं ये सारी आवाज़ें परमानेंटली बंद कर दूंगा इस जो ईरान के अंदर रजीम है, इस रजीम को ख़त्म करके। तो ट्रम्प साहब, रजीम तो आप वेनेजुला में भी नहीं चेंज कर पाए। आप उसको उठा के ले आए वहाँ के पीएम को, पर उसके बाद उसी का खास आदमी वहाँ पीएम दोबारा बन गया। और वेनेजुला और ईरान को तो कंपेयर मत करना आप आपस में। ईरान के पास 4,000 बैलिस्टिक मिसाइल है, वेनेजुला के पास कुछ नहीं था। ना ईरान को आप बांग्लादेश समझना, ना ईरान को आप पाकिस्तान समझना, और ना ईरान को आप नेपाल समझना कि ये सब, क्योंकि पाकिस्तान की तरह बिकाऊ तो है नहीं है ईरान। तो कैसे करोगे, उसके पीछे प्लान क्या है? सोल्जर आप भेजोगे नहीं वहां लड़ने के लिए, और भेज भी दोगे तो ट्रेन इतनी मुश्किल है, माउंटेन्स और ये सब है, अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए, टनल्स बनी हुई हैं। और बॉडी बैग्स उठाने की ना तो आप में ताकत है ना अमेरिका में ताकत है। 4 बॉडी बैग्स आएंगे, उसके बाद क्या करोगे आप? तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। और ये पहले आप ये फोटोज देखिए, जो जो मतलब जो ईरान का जो चीफ मरा आईआरजीसी का, और डिफेंस मिनिस्टर की, और जो चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट थे उनकी जो मृत्यु हुई है, उन सब की फोटो देखिए आप। तो देखा आपने फोटोज में जो जो चीफ मरे हैं, उसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है ईरान में। फ्री मीडिया नहीं है तो ज़्यादा कुछ बाहर आएगा नहीं, पर डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना भी फोटोज और वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया में, उसको देख के आप अगर अनुमान लगाओगे तो डैमेज तो बहुत हुआ है ईरान के अंदर भी। उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए, ईरान ने ओनली इसराइल में 125 बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन अलग से, ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 125 मिसाइल को लॉन्च किया, जिसमें से 35 ऐसी मिसाइल्स हैं जो एयर डिफेंस को पार करके और अपने टारगेट पे जाके हिट हुई हैं। 35 बैलिस्टिक मिसाइल इज अ ह्यूज नंबर फॉर स्मॉल कंट्री लाइक इसराइल। तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इसराइल के अंदर भी। उसके अलावा आप देखोगे तो जहाँ जहाँ भी अमेरिका के बेस हैं, ईरान ने वहाँ वहाँ अटैक किया है। जैसे यूएई में किया, कतर में किया, बहरेन में किया, कुवैत में किया, जॉर्डन में किया और सऊदी में किया। अब तो जैसे कि यूएई में अबू धाबी और दुबई में अटैक किया गया। कतर में जो इनका एयर बेस है, और कतर का जो डैमेज है ना, कतर का जो एयर बेस है वो बहुत बड़ा एयर बेस है इस एरिया में अमेरिका का। ये समझ लो आप, एक तरह से वो ना एक हाथ है अमेरिका का, क्योंकि वहां पे एक रडार है जो बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करता है। उस मिसाइल को ही, उसको ही उड़ा दिया।
जो वो ट्रैकर है, जो वो सैटेलाइट के थ्रू मतलब ट्रैक करता है उसको, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसी को उड़ा दिया। तो ये जो एयर बेस है इसका नाम अल उदील एयर बेस है, जो कतर में है। और बहरीन में इनका एक नेवी फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको उड़ा दिया। कुवैत में अली सलीम एयर बेस के ऊपर अटैक किया। जॉर्डन में बहुत सारी मिसाइल आई पर इन अमेरिकन फोर्सेस ने डिफेंड कर ली। और सऊदी में भी जो इनका रियाद में एयर बेस है उसके पास एक्सप्लोजन हुआ है। तो बेसिकली ईरान ने जो रिटेलिएट किया है वो इन 7-8 देशों में सभी जगह पे किया है। इसराइल, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी। तो ये आप वीडियो देखिए, जो अटैक्स की कुछ वीडियो आई हैं, इसमें जो आपको साफ साफ दिखेगा जो एयर बेस और नेवी बेस के अंदर अटैक्स हुए हैं। आप ये वीडियो देखिए। مسيرة يا شباب، مسيرة مسيرة، اضرب 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 عدل. ميه رايح صواريخ ميه ميه my god. حرك الميه في الساحل. ما انا حرك مش سهل. جاوي حتى عندنا الان نصور. ايوه جاوي ما كله غاز وبترول. ها شوف شوف كم بقرة هنا هنا كيف. जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, तो ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, क्योंकि ईरान के पास ना तो बेसिकली एयरफोर्स है पर वो इतनी एडवांस नहीं है, तो ईरान के पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर में है और जो डैमेज है वो सिग्निफिकेंट है। और इतनी जल्दी रिटेलिएट किया है, ईरान पूरी तैयारी में था। क्योंकि आप देखिए ना, पिछले 2 वीक से यही चल रहा था, अब अटैक कर दिया, अब अटैक कर दिया, आपने टाइम इतना दे दिया ईरान को तैयार होने के लिए। और ईरान पूरी तैयारी में था। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, इन्होंने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट में लपेटा 8 देशों को। उसके बाद जो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ सामने आ रही है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को रोक देता है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है वो बेसिकली बिल्कुल साथ में है ईरान की है वो, बेसिकली एक हिसाब से जो समुद्री एरिया है वो, अगर उसको रोक देता है तो उससे तो हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है इंडिया को, क्योंकि हमारा 50% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से आता है। तो तेल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा अप हो सकते हैं इंडिया में अगर ये वॉर लंबी चलती है तो। और इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के थ्रू हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर भी। आप ये देखिए ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो निकलती है वहाँ ईरान के पास से, जो जोड़ती है दो महासागरों को आपस में, तो इतना सा वो एरिया है, मतलब कम है विड्थ में, और वो बिल्कुल ईरान के साथ है। आप ये देखिए, नक्शे में देखिए, आप यहाँ समझेंगे। तो ये सब तो हुआ जो इंटरनेशनल में चल रहा है, जितनी खबरें अब तक, जिन चीज़ों की पुष्टि थी वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है देश में। कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में आए, भारत के पुराने दोस्त ईरान के ऊपर इजराइल भी नहीं लिखा, ये लिखा है कि भारत के पुराने दोस्त ईरान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। अरे भाई, क्या साबित करना चाह रहे हो आप देश में? क्या साबित करना चाह रहे हो भाई? और सेम वही पवन खेड़ा, जो चापलूसी में नंबर 1 है गांधी परिवार की, सेम ट्वीट उनका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने किया भारत के दोस्त ईरान पर हमला। अरे भाई, किसको डिफेंड कर रहे हो? आप कहते हो कि वहां आप इसराइल में जा रहे हो तो फिलिस्तीन की बात करें। किस फिलिस्तीन की बात करनी है? उस फिलिस्तीन की जिसने 1986 में पैम 73 नंबर
प्लेन को हाईजैक किया, उसमें 12 भारतीयों को मार दिया, 120 भारतीयों को इंजर्ड किया, और चारों हाईजैकर हमास के, और चारों हाईजैकर बेसिकली फ़लस्तीन के थे और चारों हमास के टेररिस्ट थे। उस फ़लस्तीन की बात करने के लिए कह रहे थे आप इजरायली में, आप अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करोगे क्या साहब देश में? क्या मतलब, क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप भाई? इस फ़लस्तीन और इन हमास के लिए बोल रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वहां जाके आवाज उठाना? और किस लिए? क्योंकि उन्होंने 1986 में 12 भारतीयों को और 120 और भारतीयों को इंजर्ड, 112 सॉरी 12 भारतीयों को मारा और 120 भारतीयों को इंजर्ड किया, और चारों हाईजैकर फ़लस्तीन के थे और चारों हमास के टेररिस्ट थे। क्या बोलोगे आप इस पे? उसके बाद जो ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मोमिन, ये कह रहे हैं कि जो भारत के स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं ना ईरान में, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिप्लोमेटिक तरीके से लेके आए। उनके माता पिता बहुत चिंतित है। अरे भाई, पिछले 2 महीने से एमईए बोल रही है कि जो भी हमारे स्टूडेंट है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भारत भारत के जमाई है क्या वो? पिछली बार भी उनको इतने किए, और उसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो ईरान की विनते करके उनको लेके आए। सेम आपने यूक्रेन में किया। जब 15 दिनों से भारत सरकार बोल रही है कि ईरान छोड़कर वापिस आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे आप? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उस टाइम अपना खर्चे पे आना पड़ेगा, और अब भारत सरकार प्लेन भेजेगी, फ्री में आओगे, और यहाँ आके फिर तुम्हारी वही बातें, फिर तुम्हारी वही बातें। 15 दिन से भारत सरकार बोल रही है कि ईरान छोड़कर वापिस आ जाओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो? भारत सरकार के पास यही तो काम रह गया है बस। आपको नहीं पता था कि वहां पे लड़ाई होने वाली है? लगातार एमईए की तरफ से एक्स हैंडल पे रोज पोस्ट किया जा रहा है, ईरान को वैक्यूएट कर दो, ईरान को वैक्यूएट कर दो, आ जाओ वापस। क्यों नहीं आए आप? अब उनके माता पिताओं को चिंता होगी, पहले नहीं थी? सबको पता था 15 दिन हो गए, अब अटैक हो गया, आज हो गया, कल हो गया, आज हो गया, कल हो गया। यही चल रहा है पिछले 15 दिनों से। तब से नहीं पता था कि वापस भी आना है? चलो भाइयों, यही अपडेट है अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।